हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2022 भूगोल के प्रश्न देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर मतलब और भी ईयर्स के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके बिल्कुल देखिए और अपनी तैयारी को सही दिशा दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन भूगोल से पूछा था। इसमें एनवायरनमेंट के भी मिक्स रहेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? गोल्डन महासीर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, व्हाइट आइबिस। ठीक है, तो इसमें देखिए इंडियन नाइट जार भी एक पक्षी है, स्पूनबिल भी एक पक्षी है, व्हाइट आइबिस भी एक पक्षी है। ठीक है, तो गोल्डन महासीर है जो पक्षी नहीं है। व्याख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से गोल्डन महासीर कोई पक्षी नहीं है। गोल्डन महासीर क्या है? साइप्रिनिड मछली की एक प्रजाति है। यह हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली मीठे पानी की मछली है। इसे मछलियों में बाघ भी कहा जाता है। वयस्क गोल्डन महाशीर के शरीर का रंग पृष्ठ की तरफ सुनहरा और पंख लाल पीले होते हैं। इसके अलावा बड़े शल्क और मोटे शक्तिशाली होठों के साथ अपेक्षाकृत लंबे बाबल्स स्पर्शवर्ध मुंह के सामने संवेदी बाल जैसे अंग भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्या क्या है? आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान। अब क्या पूछा है? तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया और उज्बेकिस्तान। तो इसमें से जो है अजरबैजान है और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान क्या है? तुर्की राज्य के संगठन है। अब हम देखते हैं ये क्या होता है। जब हम क्लास करेंगे तो हम अच्छे से मैप में भी इस चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, कि कहाँ 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 से G20 के मेंबर्स आते हैं, ओपेक कंट्रीज के मेंबर्स आते हैं, या फिर सार्क मेंबर आते हैं, बिम्स्टेक मेंबर आते हैं। वैसे यूरोपियन यूनियन में कौन कौन से कंट्रीज आती हैं, ये सब हम टोटल क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो क्या है? तुर्की राज्यों के संगठन तत्कालिक तुर्की भाषी राज्यों की सहयोग परिषद, जिसे तुर्की परिषद कहा जाता है, वो वर्ष 2009 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य तुर्क राज्यों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना था। इसके 4 संस्थापक सदस्य राज्य अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्की। अक्टूबर 2019 में बाकू में आयोजित 7वें शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। सितंबर 2018 में किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में इसे छठे शिखर सम्मेलन के दौरान हंगरी को संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ाने का यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम क्यों देखते हैं, ताकि हम करंट सिनेरियो को उससे जोड़कर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकें। ठीक है, कैसे क्वेश्चन के पैटर्न्स रहे हैं, क्या पूछा है, ये सब डिटेलिंग में जाने का मतलब ये है। अगर अभी कोई 3-4 देश आपस में मिलकर समूह बना रहे हैं और अगर आपसे पूछ लेता है कि वो समूह में कितने मेंबर हैं, कौन है, तो फिर आप क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, अगला है समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अभिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। 12 समुद्री मील। ठीक है, कथन दो क्या है? सभी राज्यों को, चाहे वे तटीय हो या भूमध्य भाग के हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा करने का अधिकार है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस रेखा के आधार क्षेत्र से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या सही है। इसमें से हमारा क्या है? तीनों सही है। 12 समुद्री मील जो होता है वो आधार रेखा मापित होती है, अपनी प्रादेशिक सीमा कहलाती है। फिर उसके बाद क्या है? सभी राज्य, चाहे वह तटीय हो भूमध्य भाग के हों, जहाजों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक की यात्रा का अधिकार होता है। ठीक है, फिर क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र, मतलब कहाँ तक आप मछली पकड़ने के लिए जा सकते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये कहाँ है? 200 नॉटिकल मील तक, समुद्री मील तक। ठीक है, अब देखते हैं प्रादेशिक समुद्र की सीमा के तहत प्रत्येक राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र के विस्तार को 12 समुद्री मील से अधिक की सीमा तक स्थापित करने का अधिकार है। इसे अभी समय के अनुसार निर्धारित आधार रेखा में मापा जाता है। अतः कथन एक सही है। प्रादेशिक समुद्र में इनोसेंट पैसेज के तहत सभी राज्यों, चाहे वह तटीय हो या स्थलबद्ध के हों, जहाजों को अभी समय के तहत प्रादेशिक समुद्र में मार्ग का अधिकार है। अतः कथन दो सही है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना होता है? वो 200 नॉटिकल मील
या फिर समुद्री में से अधिक विस्तारित नहीं होता। ठीक है, प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है और अतः कथन 3 सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय कोड या पोलर कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्या है? ध्रुवीय कोड जलराशियों में परिचालन कर रहे जहाजों के लिए एक यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास के देशों का ध्रुवीय क्षेत्र में अपने राज्य क्षेत्रों के सीमांकन का समझौता है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के देशों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों का समुच्चय है। यह आर्कटिक काउंसिल के सदस्य देशों का व्यापारिक और सुरक्षा समझौता है। अब इसका आंसर क्या है? ध्रुवीय कोड का ध्रुवीय कोड क्या है? ध्रुवीय जलराशियों में परिवर्तन कर रहे जहाजों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। पोलर कोड कहते हैं इसको। ठीक है, पोलर कोड जो जैसे जो जो जहाज पानी में रहते हैं उनके लिए क्या है, सुरक्षा का एक इंटरनेशनल कोड है, पोलर कोड। उसी को कहा गया है ध्रुवीय कोड। ध्रुवीय जल में संचालित जहाजों के लिए आईएमओ का अंतर्राष्ट्रीय कोड समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों के तहत अनिवार्य है। ध्रुवीय संहिता में डिजाइन, निर्माण, उपकरण, परिचालन, प्रशिक्षण, खोज और बचाव तथा दो ध्रुवों के आसपास के दुर्गम जल में चलने वाले जहाजों के लिए प्रासंगिक पर्यावरण संरक्षण मामलों की पूरी श्रृंखला शामिल है। अगला है, वियतनाम के बारे में पूछा है। वियतनाम क्या 2022 में बहुत ही न्यूज़ में रहा था। ठीक है, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। जैसे अभी कौन कौन से हैं? इसराइल, फिलिस्तीन और इधर रूस, यूक्रेन, इन सब का झगड़ा हो रहा है। जो जो कंट्रीज हाईलाइटेड है सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, वो किसके मेंबर हैं या फिर उसके आसपास की बॉर्डर कंट्रीज हैं, वो किससे छूते हैं, समुद्र से लगते हैं कि नहीं। ठीक, जैसे इसराइल है वो समुद्र से लगता है कि नहीं, इसराइल में यहूदी जनसंख्या बड़ी बढ़त है और क्यों, आखिर क्या कारण है इसराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष का। तो वैसे ही वियतनाम से पूछा था कि हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। वियतनाम का नेतृत्व बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली द्वारा होता है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया। हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादक सेवा सेक्टर वियतनाम में है। उत्पादक एवं सेवा सेक्टर। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या लिया है। इसका आंसर है 1, 3 और 4। मतलब क्या है, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेजी हुई बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी, देखिए यहाँ पे पहले तो बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण लोकतंत्र में नहीं आता है। यहाँ पे बहुदलीय नहीं, यहाँ पे एक ही सत्तारूढ़ दल है, वही शासन करता है। तो हमारा कथन 2 ऐसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। निम्न श्रम लागत और स्थिर विनिमय दर यहाँ पे नहीं है। ओके, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादन एवं सेवा सेक्टर वियतनाम में है। तो अच्छा, फोर्थ सही है। अच्छा हाँ, वियतनाम निम्न श्रम लागत और स्थिर विनिमय दर, ये ठीक है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र का सर्वाधिक उत्पादन एवं सेवा सेक्टर वियतनाम में नहीं है। ठीक, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। एक दलीय वाला दल है क्या? सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी वाला है। ठीक है, 2020-21 में वियतनाम की विकास दर रैंक क्रमशः 15 और 38 थी, अतः कथन एक सही है। विनिर्माण उद्योग कई प्रमुख कारकों द्वारा संचालित होता है। सबसे पहले वियतनाम को प्रतिस्पर्धी श्रम लागत के साथ कम लागत वाला निर्माता माना जाता है। औसतन वियतनाम की श्रम लागत चीन की श्रम लागत से आधी है। ये क्या है, श्रम लागत यहाँ पे कम लगता है। ठीक है, 2010 के बाद वियतनाम की मुद्रा की सराहना की गई। 2015 से सरकार ने डॉलर के मुकाबले वियतनामी डोंग को वास्तविक रूप से स्थिर रखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार कोविड-19 के बावजूद वियतनाम की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। 2020 में इसमें 2.9% और 2021 में विस्तार हुआ।
यह एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध में चीन द्वारा खोए गए अधिकांश व्यवसाय को लेने में कामयाब रहा है, जबकि अभी भी दोनों देशों के साथ ठोस संबंध स्थापित कर रहे हैं। वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का अधिकार है। देखिए, यहाँ हमारा कथन दो सही है। ठीक है, किसी संरक्षित वन्य जीव के मानव जीवन के लिए खतरा बन जाने की आशंका उस जीव को पकड़ने या मार दिए जाने का पर्याप्त आधार है नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड गलत हो जाएगा। केवल एक और दो सही है। अब किसी भी आधार पर जीव हत्या नहीं कर सकते हैं अगर किसी जीव को संरक्षित घोषित कर दिया गया है तो, और ऐसे भी नहीं मानना चाहिए। अब देखते हैं, एक महत्वपूर्ण फैसले में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बाघों सहित जंगली जानवरों को सभी उद्देश्यों के लिए सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए और उनके द्वारा किए गए किसी भी नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए। जब किसी जानवर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जानवर घोषित किया जाता है तो उसी सुरक्षा का लाभ मिलेगा, चाहे वह संरक्षित क्षेत्र में मौजूद है या फिर संरक्षित क्षेत्र के बाहर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11A ए के अनुसार यदि मुख्य वन्य जीव वार्डन संतुष्ट है कि सूची 1 में निर्दिष्ट कोई जंगली जानवर मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया है या इतना विकलांग या मृत प्राय है कि ठीक नहीं हो सकता है, तो ऐसे में लिखित आदेश द्वारा उसका कारण बताते हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसे जानवर का शिकार करने की अनुमति देता है, बशर्ते किसी भी जंगली जानवर को मारने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि मुख्य वन्यजीव वार्डन संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे जानवर को पकड़ा, शांत या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। ऐसे जानवर जंगल मतलब जो मुख्य वन्यजीव वार्डन है उसका आदेश बहुत जरूरी है किसी भी जानवर को मारने के लिए। उसे संतुष्टि मिलनी चाहिए कि अब इस जानवर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई ऐसे भी नहीं मार देगा कि ये हमारे लिए खतरा था तो हमने इसे मार दिया करके। स्पष्टीकरण खंड ए के प्रयोजनों के लिए इस तरह के एक जानवर को पकड़ने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया जैसा भी मामला हो इस तरह से किया जाएगा कि उक्त जानवर को न्यूनतम आघात पहुंचे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कोयला नियंत्रक संगठन कोल कंट्रोल और ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ की क्या भूमिका है? सीसीओ की क्या भूमिका है? सीसीओ क्या है? भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का प्रमुख स्रोत है। यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियां विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। अब देखते हैं इसका आंसर क्या लिया। आंसर है हमारा 1, 2 और 3। यह सुनिश्चित करता है कि कोयला खनन कंपनियों विहित समय में अंतिम उपभोक्ताओं को कोयला वितरण करें। ऐसा नहीं होता प्रावधान। ठीक है, बाकी जो ये हमारे ऊपर के 3 हैं ये बिल्कुल सही है, फोर्थ है ये गलत है। ठीक, तो अब देखते हैं वर्ष 1916 में स्थापित सीसीओ कोयला नियंत्रण एवं कार्यालय। ठीक है, भारतीय कोयला क्षेत्र के सबसे पुराने कार्यालयों में से एक है। इस कार्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कोयले की आवश्यकता की पूर्ति पर सरकारी नियंत्रण रखना था। कोयला नियंत्रक संगठन के कार्य नीचे सूचीबद्ध क्या क्या है? कोयले की श्रेणी, ग्रेड या आकार की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कोयला खानों का निरीक्षण, कोयला में खनन किए गए सीम के कोयले के ग्रेड की घोषणा और रख रखाव के उद्देश्य से निर्देश जारी करना, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक कोयला डेटा प्रस्तुत करना। कोयला युक्त क्षेत्र अधिनियम 1957 के तहत कोयला नियंत्रक इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी है जो कोयला आधारित भूमि के अधिग्रहण से संबंधित केंद्र सरकार की अधिसूचना पर किसी भी आपत्ति को सुनने और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है। ठीक है, और इसके आगे और भी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, अब पूछा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिखर दिया है और पर्वत दिया है। नामचा पर्वत, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमायूं हिमालय, नौकरेक सिक्किम हिमालय।
तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक पहाड़ दे देगा या फिर एक जगह दे देगा, अब दूसरी जगह को देगा तो वो वहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। तो नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय ना नंदा देवी कुमाऊं हिमालय नौकरेक सिक्किम हिमालय, तो हमको पता होगा बेसिक बेसिक जियोग्राफी है ये कि नामचा बरवा कहाँ है, गढ़वाल हिमालय में नहीं है, ओके। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में आता है, लेकिन नौकरेक कहाँ आता है, नौकरेक क्या है, सिक्किम में नहीं है, ये मेघालय में है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड गलत हो गया, तो आंसर आ जाएगा केवल दो, ठीक है, बी, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है। अब क्या है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से में कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा चोटी तक विस्तृत है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है, वहीं नामचा बरवा और गढ़वाल हिमालय नौकरेक और सिक्किम हिमालय से जोड़ा है, वो सही नहीं है, ठीक है। नामचा बरवा का है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय में स्थित है। यह दक्षिण पूर्व तिब्बत के एक अलग थलग से हिस्से में है। नौकरेक का है, मेघालय के गारो हिल्स में स्थित है। नौकरेक जैव आरक्षित क्षेत्र गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नौकरेक हिल से अपना नाम रखता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिए है, जलाशय दिया है और राज्य दिया है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक कोई प्रॉपर फेमस प्लेस दे देगा और फिर पूछेंगे किस राज्य में है, ठीक है। घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा गांधी आंध्र प्रदेश, सागर आंध्र प्रदेश, मतलब कहाँ दिया है, घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या है। तीनों युग्म क्या है, सही है। घाट प्रभा जल विद्युत और सिंचाई बांध हिटकल है। हिडकल बांध कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित